नमस्कार। आज हम एक ऐसे यूरोपीय राजनीतिक चिंतक, विचारक, दार्शनिक कह लें, जो अपने समय और परिस्थितियों का दास था, जिसके बारे में प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी डैनिंग ने कहा था कि वह अपने युग का शिशु है। जी हाँ, हम आज चर्चा करेंगे इटली के पुनर्जागरण के महारथी विचारक निकोलो मैकियावेली का। आज हम उसके बारे में परिचयात्मक जानकारियाँ शेयर करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा तत्कालीन यूरोप में हो रहे उथल पुथल के बारे में कर लेनी चाहिए। यूरोप के इतिहास में दो ऐसे आंदोलन हुए जिनके परिणाम स्वरूप मध्य युग का पटाक्षेप हो गया और आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। इनके नाम हैं, पहला पुनर्जागरण रेनेसां और दूसरा धर्म सुधार आंदोलन रिफॉर्मेशन। मध्य युग की संस्कृति ने, जैसा कि जानते हैं, उन विचारों का आत्मसात कर लिया था जो रोमन साम्राज्य व्यवस्था में निहित थे, और कई ऐसे विचारों को भी जो यूनानी दर्शन में व्यक्त हो चुके थे। मध्ययुग एक ऐसा विश्वव्यापी समाज था जिसके ऊपर दो विभिन्न शक्तियों का प्रभुत्व था, पहला पोप और दूसरा सम्राट। मध्ययुग में यह सामान्य विश्वास था कि विश्व में मानव का स्थान निश्चित करने तथा उसके नैतिक कर्तव्यों की परिभाषा करने वाली अग्रिम और सर्वोच्च शक्ति चर्च है। इसका अर्थ न केवल यह था कि आस्था तथा ईश्वर द्वारा प्रेषित ज्ञान तर्क से बेहतर है, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि मनुष्य के सांसारिक हित आध्यात्मिक हित के अधीन है। इस प्रकार हम देखते हैं भौतिक शक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति यह अधीनता, अर्थात सम्राट पर धर्माधिकारी का यह प्रभुत्व, मध्यकालीन सभ्यता तथा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। और पुनर्जागरण प्राचीन काल के बहुदेववाद का पुनरुत्थान था। यह उस प्राचीन संस्कृति के पुनर्जन्म का द्योतक है जो मसीही धर्म के विजय के बाद लुप्त हो गई थी। यह यूरोप के लोगों में बहुदेववादी भावना के पुनरुत्थान का द्योतक था, जो मध्य युग की ईसाई संस्कृति के आविर्भाव से दब तो गई थी पर लुप्त नहीं हो पाई थी। अब लोगों के मन में प्राचीन विचारकों की कृतियों के प्रति एक नई जिज्ञासा जागृत हुई
क्योंकि इनमें कुछ ऐसे विचार थे जिनके प्रति वे अपने आप को सजग अनुभव करते थे। 14वीं शताब्दी में पोप तंत्र तथा साम्राज्य के बीच चलने वाले संघर्ष में से एक नवीन दृष्टिकोण का जन्म हुआ, जो अरस्तू की भावना से भरा था और जो इस बात पर जोर देता था कि राज्य एक स्वपर्याप्त संस्था है और चर्च से स्वतंत्र है। इस विचारधारा को हम मर्सिलियो व पेडुआ में चरम सीमा पर पहुंचते हुए पाते हैं। उसकी अंतिम विजय का अर्थ था नवीन धर्मनिरपेक्ष राज्य की विजय, जिसका 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में धीरे धीरे उदय हो रहा था। यहीं से मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का जन्म होता है, जो राष्ट्रवाद की भावना तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है। दूसरी ओर धर्म सुधार का आंदोलन ऐसा था जो स्वयं मसीही धर्म के भीतर से आया था। इसका ध्येय यह बताया जाता था कि मसीही धर्म में जिन बाहरी तत्वों का घालमेल हो गया है, उन्हें निकालकर उसे शुद्ध कर लिया जाए। अतः पुनर्जागरण और धर्म सुधार, हम कह सकते हैं, उन दो प्रमुख शक्तियों के द्योतक हैं जिन्होंने मध्यकालीन यूरोप को आधुनिक यूरोप में परिवर्तित कर दिया। मैकियावेली इन्हीं में से एक शक्ति का प्रतिनिधि है। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में मैकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। मैकियावेली का जन्म इटली में फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में सन 1469 में हुआ। उच्च शिक्षा से वंचित होने के कारण 25 वर्ष की अवस्था में अपने गणराज्य के एक छोटे से पद पर आसीन होकर उसने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया। लेकिन अपनी सूझबूझ और शासन संचालन की बारीकियों को समझने की अद्भुत क्षमता के कारण बहुत ही कम समय में वह उच्च राजनीतिक पद प्राप्त करने में सफल हो गया। यह शासकीय पद युद्ध तथा आंतरिक मामलों से संबंधित था और मैकियावेली 1512 ईस्वी तक इसी पद पर बना रहा और इस दौरान उसे फ्लोरेंस का दूत बनकर इटली एवं अन्य यूरोपीय देशों में भ्रमण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लेकिन 1509 के बाद जब रेवेन्ना में स्पेन के हाथों फ्रांस पराजित हो चुका था, इटली में दीची का दल सत्तारूढ़ हुआ। कुछ वर्ष बाद 1512 में फ्लोरेंस ने भी तत्कालीन सरकार से पदच्युत करके सत्ता विजयी दल को सौंप दी। हालांकि इस देश ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। मैकियावेली की नौकरी छूट जाती है और उसे फ्लोरेंस से निष्कासित कर दिया जाता है। अगले वर्ष पाया गया कि एक षड्यंत्र में उसका हाथ रहा था जो असफल हो चुका था। उसे बंदी बना लिया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं और अंत में उसे रिहा कर दिया जाता है और मैकियावेली गांव में चला जाता है और अपना समय खेती बाड़ी और साहित्य के अध्ययन में
लगाता है और उसकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियाँ उसने इसी दौर में प्रस्तुत की। यदि हम मैकियावेली के कृतियों को देखें तो राजनीतिक दृश्य से दो कृतियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है द डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टिटस लिवियस और दूसरी है द प्रिंस। डिस्कोर्सेस के अंतर्गत रोमन गणराज्य के इतिहास की स्वतंत्र काव्य प्रस्तुति की गई है। मैकियावेली ने उससे कुछ शिक्षाएं ग्रहण की है और अपने युग के मार्गदर्शन के लिए सूत्र निर्दिष्ट किए हैं। द प्रिंस उर्बिनो के ड्यूक लोरेंजो को लक्ष्य करके लिखी गई है। द प्रिंस की रचना 1513 ईस्वी के अंत में पूर्ण होती है। यद्यपि डिस्कोर्सेस की रचना पहले प्रारंभ की गई थी, परंतु वह पूरी बाद में होती है। मैकियावेली की रचनाओं में जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह यह है कि राज्यों का उत्थान और पतन कैसे होता है तथा राजनेता उन्हें किन साधनों के द्वारा अस्थायी बना सकता है। प्रिंस में राजतंत्रों अथवा निरंकुश शासन प्रणालियों पर विचार किया गया है। मैकियावेली के शेष जीवन का अन्य कोई विशेष महत्व नहीं है। उसकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे आर्ट ऑफ वार और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, लेकिन उनका उतना कोई राजनीतिक सिद्धांतों की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व नहीं है। यदि हम मैकियावेली के चिंतन को देखें तो एक चीज़ एकदम स्पष्ट है कि उस पर समय और परिस्थितियों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। वैसे तो प्रत्येक विचारक के विचार अपने देश और काल के रंग में रंगे होते हैं, लेकिन यह रंग मैकियावेली पर इतना अधिक चढ़ा हुआ है कि शायद अन्य कोई विचारक नहीं मिलेगा जो परिस्थितियों और समय का इतना अधिक गुलाम हो। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि इटली की दशा के बारे में जितना अधिक ज्ञान तत्समय मैकियावेली को था, उतना अन्य किसी व्यक्ति को मालूम नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि वह भिन्न परिस्थितियों में रहता तो उसके विचार और कृतियां भी भिन्न होती। मैकियावेली के चिंतन को समझने के लिए इसीलिए उसके युग के उन पोषक तत्वों और उपलब्ध परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है जिन्होंने उसके चिंतन को प्रभावित किया। जिन बातों ने मैकियावेली के ऊपर सबसे गहरा प्रभाव डाला और उसके राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा निर्धारित की, उसे हम कम से कम 3 बिंदुओं द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। पहला, पुनर्जागरण आंदोलन।
दूसरा निरंकुश राजतंत्रों का उदय, और तीसरा इटली का राजनैतिक विभाजन और दुर्दशा। पुनर्जागरण आंदोलन ने ईश्वर की अपेक्षा मनुष्य के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना और मनुष्यों के पारस्परिक संबंध, आत्मा तथा परमात्मा के संबंध की अपेक्षा अधिक रुचि के केंद्र हुए। मध्यकाल की पारलौकिकता के स्थान पर अब मानव समस्याओं का अध्ययन तथा उनका हल निकालने का प्रयत्न होने लगा। प्राचीन अति प्राकृतिक विचार का स्थान एक मानवीय तथा प्राकृतिक विचार ने लिया। जीवन में आंदोलन पर अब अधिक जोर दिया जाने लगा। इसी लोक में सफलता प्राप्त करना मोक्ष प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। पुनर्जागरण ने इहलोक को अपना केंद्र बिंदु बनाया और यूनानी सोफिस्टों की इस युक्ति को अपनाया कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। कुल मिलाकर पुनर्जागरण का अर्थ था चर्च के नियंत्रण के विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष बुद्धि का विद्रोह। मैकियावेली की कृतियों में पुनर्जागरण की वास्तविक स्थिति के दर्शन होते हैं। व्यक्ति का महत्व और उसका सौंदर्य, व्यक्ति का असीमित विकास और उसका पूर्वत्व जन्म के आधार पर व्यक्ति को उच्च मानने की प्रवृत्ति का तिरस्कार, बौद्धिक तर्कवाद और सांसारिक मर्यादा का निरूपण, आगमनात्मक पद्धति का अनुसरण, राष्ट्रीयता की भावना का नेतृत्व तथा पारलौकिक के स्थान पर लौकिक उद्देश्यों की उपलब्धि का औचित्य आदि इतने सारे तथ्य हैं जिनका समर्थन मैकियावेली ने अपने विचारों और कृतियों में किया है, और ये सारे सिद्धांत पुनर्जागरण की ही देन हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पुनर्जागरण काल भारी राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। शासक एवं शासन संबंधी विचारों में बहुत अधिक परिवर्तन हुए। मध्ययुगीन सामंतवादी व्यवस्था अपनी उपयोगिता खोती जा रही थी। नए उभरते हुए राजवंशों की शक्ति में अतुलनीय वृद्धि हुई। सभी राज्यों में राजा ने सामंतों का दमन करके शक्तिशाली एवं निरंकुश राजतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की। पश्चिमी यूरोप के प्रत्येक भाग में राजा की शक्ति में अतुलनीय वृद्धि हुई। सभी राज्यों में राजा की शक्ति अन्य प्रतियोगी संस्थाओं के मूल्य पर बढ़ी। ये प्रतियोगी संस्थाएं कुलीन वर्ग, संसदें, स्वतंत्र नगर अथवा धर्माचार्य आदि थे। राजनैतिक शक्ति जो मुख्य रूप से सामंतों एवं निगमों में विभक्त थी, शीघ्र ही राजा के हाथों में केंद्रित हो गई। 16वीं शताब्दी में एक ऐसे प्रभु का सिद्धांत जो समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, राजनीतिक दर्शन का सामान्य रूप बन गया। निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना नए आर्थिक परिवर्तनों की भी मांग थी। यूरोपीय समाज में अनेक वर्षों से होते आ रहे आर्थिक परिवर्तनों ने एकदम से सामूहिक
परिवर्तन उपस्थित कर दिया। इनके कारण मध्य युग की संस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुए। सार्वभौम चर्च एवं सार्वभौम साम्राज्य के सिद्धांतों के बावजूद यह संस्थाएं इस तथ्य पर आधारित थी कि मध्ययुगीन समाज का आर्थिक ढांचा और राजनैतिक संगठन पूरी तरह स्थानीय था। यह परिवहन के साधनों की सीमाओं की अनिवार्य परिणति थी। कोई विशाल राजनीतिक राज्य क्षेत्र एक ऐसे संघवाद के बिना शासित नहीं हो सकता था जो स्थानीय इकाइयों को विशाल स्वतंत्रता देता हो। वाणिज्य भी मुख्य रूप से स्थानीय ही था। मध्य युग में वाणिज्य संगठन की इकाई नगर था। 14वीं शताब्दी में धन का प्रयोग या संचरण बहुत अधिक नहीं था। संचार साधनों के विकास के साथ साथ वाणिज्य में हुए परिवर्तनों एवं व्यापार वृद्धि ने पुरानी व्यापारिक श्रेणियों की उपयोगिता को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे निरंतर बढ़ते व्यापार को सफल रूप से संचालित करने में असमर्थ हो रहे थे। 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करने, राज्य के भीतर में और बाहर वाणिज्य को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय शक्ति के विकास की एक जानी समझी नीति अपना ली थी। रोम के साम्राज्य के बाद यह पहला अवसर था जब यूरोपीय समाज में धनी और उद्यमी दोनों प्रकार के व्यक्ति काफ़ी अधिक संख्या में थे। यह वर्ग कुलीनों का और उनके द्वारा प्रस्तुत विभाजनों एवं अव्यवस्थाओं का घोर विरोधी था। उनके हित राज्य के भीतर एवं बाहर दोनों स्थानों पर सशक्त सरकार के साथ थे। इसलिए राजनैतिक संधि स्वभावतः राजा के साथ थी। नया उभरता हुआ व्यापारी वर्ग अपने राज्य के स्थायित्व एवं सुरक्षा के लिए शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना में सहायता देने लगा। परिणाम स्वरूप कुलीन वर्ग का समाज में महत्व घटने लगा और व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व बढ़ने लगा। राजा भी देश की समृद्धि में वृद्धि के लिए व्यापारियों को सहायता एवं संरक्षण देने के पक्ष में थे। कुल मिलाकर हवा शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना के पक्ष में बहने लगी और मैकियावेली इससे बहुत अधिक प्रभावित था। प्रिंस में उसने जिस शासक की कल्पना की है वह और कोई नहीं, निरंकुश शक्तिशाली राजा ही है, जिसके लिए धर्म, नैतिकता, राजनीति सभी का महत्व केवल राज्य के गौरव और शक्ति बढ़ाने के साधन के रूप में है। राज्य का हित उसके लिए सर्वोपरि हित है तथा राज्य की सुरक्षा और विस्तार उसके लिए बड़े महत्व की वस्तुएं हैं। वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नैतिक, अनैतिक, धर्म, अधर्म आदि किसी भी साधन का प्रयोग में लाने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि हम देखते हैं कि मैकियावेली के समय में इटली 5 राज्यों ने, पहला नेपल्स का राज्य, दूसरा रोमन कैथोलिक चर्च का क्षेत्र, तीसरा डच ऑफ मिलान, चौथा वेनिस गणराज्य, पांचवा फ्लोरेंस गणराज्य में बटा हुआ था। जबकि इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन राष्ट्रीय राज्यों के रूप में स्थापित हो चुके थे। इटली के 5 राज्य आंतरिक रूप से राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के गढ़ थे और बाहरी रूप से ये निरंतर एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते थे। इटली का तात्कालिक समाज अरस्तु के इस कथन को कि विधि और न्याय से पृथक मनुष्य समस्त प्रजातियों में निकृष्टतम होता है सार्थक सिद्ध कर रहा था।
मैकियावेली को इटली के इस कलहपूर्ण विभाजन से इस बात की आशंका थी कि इसका लाभ उठाते हुए इटली के पड़ोसी राज्य उसको कभी भी हड़प सकते हैं और उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं। वह चाहता था कि राष्ट्रीय राज्यों की तरह इटली का भी राष्ट्रीय आधार हो और राष्ट्रीय आधार पर एकीकरण हो और वह भी किसी शक्तिशाली शासक के अधीन अपना स्वतंत्र विकास करने में सफल हो सके। इटली की इस राष्ट्रीय आवश्यकता को सर्वप्रथम मैकियावेली ने ही महसूस किया और इसके लिए इटली के शासकों को आह्वान किया कि वे मिलकर एक शक्तिशाली तथा सुदृढ़ इटालियन राष्ट्र का निर्माण करें और इटली को उसकी वर्तमान दुर्दशा से मुक्ति दिलाएं। मैकियावेली ने अपनी अंतर्दृष्टि से राष्ट्रवाद के भावी विकास और महत्व को पहचाना और इटली के राष्ट्रवाद के अग्रदूत होने का श्रेय प्राप्त किया। यदि हम सबाइन के शब्दों का प्रयोग करें तो मैकियावेली के बारे में कहा जा सकता है कि इटली को कोई अन्य व्यक्ति उतना नहीं पहचान सका जितना मैकियावेली ने इटली को पहचाना। उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को संपूर्ण यूरोप में चलने वाली विकास क्रम का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया। अतः इटली के राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या ने भी मैकियावेली को प्रेरित किया कि इस लक्ष्य को सामने रखकर अपनी रचनाओं का सृजन करें और ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे इस लक्ष्य की पूर्ति हो सके। इसीलिए डनिंग ने उसे युग का शिशु कहा था, क्योंकि इटली को एक सशक्त राष्ट्र राज्य बनाने के लिए मैकियावेली ने अपनों को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। धन्यवाद।